चलिए सर, तो अभी हम इन्फ्लेशन का मेंस वाला पार्ट करते हैं. विल बी डन विद दिस टॉपिक विद इन द नेक्स्ट 1 आवर. तो इन्फ्लेशन में हमने 4 डायमेंशन सोचे हैं कवर करने के. तो पहला बातें नहीं बस. तो पहला डायमेंशन वाज मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया. दूसरा डायमेंशन वाज आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन. फूड इन्फ्लेशन कैसे आरबीआई के कंट्रोल से बाहर है. तीसरा मैंने आपको कहा इन्फ्लेशन हमें देखना है ये कैसे इकोनॉमिकली यूजफुल है, सोशली हार्मफुल है और पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल है. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है मेंस में. और आखिरी जो हम देखेंगे दैट इज इंडिया हैज बीन एक्सपीरियंसिंग लो इन्फ्लेशन अलोंग विद स्टेडी जीडीपी ग्रोथ. हमारा जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा है पिछले 10 साल में और इन्फ्लेशन भी कम. तो क्या इसका ये मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी एक अच्छे शेप में है, गुड शेप. तो ये चौथा आपका डिमेंशन विल बी कवरिंग. तो पहला ये 2 तो हम कर चुके हैं ना. लिखेंगे आप इन्फ्लेशन डैश मार के इकोनॉमिकली यूजफुल. इन्फ्लेशन डैश मार के इकोनॉमिकली यूजफुल, सोशली हार्मफुल एंड politically unavoidable. Politically unavoidable. Politically unavoidable. Write down. पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन. While moderate inflation around 2 to 6%, around 2 to 6% is often seen as a sign of economic vitality. As a sign of economic vitality, comma, uncontrollable or persistent inflation can have deep social and political consequences. Can have deep social and political consequences. Now let's understand how inflation is economically useful. तो लिखेंगे आप पहली हेडिंग inflation economically useful. Inflation economically useful. Economically useful. तो इसमें आप सारी चीजें डाल सकते हैं जो भी अभी तक आपको पता है. बताइए जरा इकोनॉमिकली कैसे यूजफुल है इन्फ्लेशन. क्या क्या लगता है आपको. क्या इससे डिमांड बढ़ती है अगर माइल्ड इन्फ्लेशन की बात करें, है ना. माइल्ड इन्फ्लेशन से डिमांड बूस्ट होगा. ठीक है, डिमांड बूस्ट हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी. कंजम्पशन बढ़ेगा कम होगा. कंजम्पशन भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ हायर प्राइसेस. तो देयरफॉर फ्रंट लोडेड स्पेंडिंग होता है. तो इसमें कंजम्पशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होती है, डिमांड बढ़ती है. अच्छा, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डेटर फ्रेंडली. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डेटर फ्रेंडली. आपको अगर याद होगा बोरोवर्स बेनिफिट आउट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना. तो डेटर्स को फायदा मिलता है. तो ज्यादा लोन लिए जाएंगे या कम लिए जाएंगे. लोन ज्यादा लिए जाएंगे. रीजन बीइंग डेटर फ्रेंडली होती है इन्फ्लेशन. यू हैव टू पे बैक लेस. आपको कम ही वापस देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. अगर मैंने लोन लिया 3 लाख का
और 5 साल के बाद वो 3 लाख वापस दिए, उस 3 लाख का वैल्यू गिर जाएगा, तो मैं ज्यादा लोन लेने की कोशिश करूंगा, तो ओवरऑल लेंडिंग भी बढ़ जाता है इसमें। जब लेंडिंग बढ़ेगी तो ओवरऑल फर्दर इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, समझा? तो ये अच्छा, एक और चीज फिलिप्स कर्व ने साथ में बोला था आपको। फिलिप्स कर्व ने कहा देयर इज अ ट्रेड ऑफ, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन व्हाट, बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब इन्फ्लेशन जब ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, तो इन्फ्लेशन से एक और फायदा मिलेगा आपको, दैट इज लो अनएम्प्लॉयमेंट, समझा? ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन इकोनॉमिकली यूजफुल है, पर ये हमने पढ़ चुका है सर। अब इसको 2-3 लाइन में कंसाइज लिखेंगे। राइट डाउन नंबर वन, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इसमें लिखिए a certain degree of inflation, a certain degree of inflation accompanies GDP growth, accompanies GDP growth. It reflects rising demand and consumption. It reflects rising demand and consumption. एग्जाम्पल, हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए आरबीआई, ध्यान रखिए ये असल टॉपिक हमारे आरबीआई के अंडर है, पर फिलहाल मैं बस बता दे रहा हूं। आरबीआई इस ग्रोथ को लाने के लिए एक खास तरीके की इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। तो आरबीआई कहता है कि हम कौन सी इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, 4%। 4% की इन्फ्लेशन इज व्हाट इज गुड फॉर अस। दिस रिकमेंडेशन वाज गिवन इन 1985 बाय चक्रवर्ती कमेटी, जिन्होंने बहुत पहले कहा था कि 4% की इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इंडिया, पर इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट दैट टाइम, बिकॉज 85 में 4% पे रखना, इतनी बड़ी इकोनॉमी विच इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, इतनी लार्ज इकोनॉमी पे 4% पे स्पेसिफिक पॉइंट पे इन्फ्लेशन को रखना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो हमने कहा नहीं, हमें पिन पॉइंट 4% मत दो आप, हमें एक बैंड चाहिए जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन को रख सके। फिर तारापुर कमेटी आती है 1997 में। तारापुर कमेटी सेज विल हैव 4%, पर हम आपको एक बैंड भी देंगे, दैट इज ±1% का हम आपको बैंड देंगे। इसका मतलब 4 - 1 हो गया 3, 4 + 1 हो गया 5, तो 3 से 5 के बीच में इन्फ्लेशन को रखिए, पर आज भी टारगेट हमारा पहले 4 ही रहेगा। उसके बाद दिस वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड एंड देन उर्जित पटेल कमेटी केम इन 2014, उसकी रिकमेंडेशन को माना गया, उसने भी 4% ही बोला, मगर उसने थोड़ा फ्लेक्सिबल बैंड दिया आपको, ±2% का, बोला कि इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहनी चाहिए, समझा? इसको माइल्ड मानते हैं हम, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये माइल्ड है। हालांकि 6% की इन्फ्लेशन फॉर अमेरिकन इकोनॉमी इज नॉट माइल्ड, लेकिन फॉर इंडियन इकोनॉमी इट्स गुड, ठीक है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा अभी कैचिंग अप ग्रोथ चल रहा है, तो उसमें तो इन्फ्लेशन आता ही है। बहरहाल 2 से 6% का हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है। अब हम शॉर्ट में मुझे कहना ही है कि जब हमें ग्रोथ रजिस्टर करनी है, देन वी आल्सो नीड टू हैव सम इन्फ्लेशन, और आरबीआई का जो फ्लेक्सिबल टारगेटिंग है वो असल में ग्रोथ के लिए रखा है उन्होंने। तो हमें ग्रोथ अचीव करने के लिए 4 ± 2% का इन्फ्लेशन टारगेट करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। 2015 से यह मामला शुरू हुआ इंडिया में कि इस बैंड की इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, समझा? राइट ऑन। एग्जाम्पल, इंडियाज हेल्दी इन्फ्लेशन, इंडियाज हेल्दी इन्फ्लेशन बैंड, इंडियाज हेल्दी इन्फ्लेशन बैंड अंडर आरबीआई's flexible inflation targeting framework, flexible inflation targeting framework is 4 ± 2%, 4 ± 2%। तो पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ, उसके लिए हमारे पास इन्फ्लेशन का टारगेट है। नंबर 2, Phillips curve relationship, Phillips curve relationship, Phillips curve relationship. As per the Phillips curve, there exists a short run trade-off.
there exists a short run trade-off between inflation and unemployment. Between inflation and unemployment. That is higher inflation, ऐसे लिखना, higher inflation डैश मार के higher employment डैश मार के GDP growth. इस तरीके से higher inflation डैश higher employment डैश GDP growth. देखा. नंबर 3, डेटर फ्रेंडली. इन्फ्लेशन डेटर फ्रेंडली होती है. डेटर फ्रेंडली लिखेंगे. इन्फ्लेशन reduces the real burden of debt. Inflation reduces the real burden of debt, benefiting borrowers. Benefiting borrowers. As loans are repaid with cheaper money. As loans are repaid with cheaper money. Repaid with cheaper money. Number 4, encourages investment. Encourages investment. लिखेंगे. Anticipation of rising prices motivates producers to invest and expand. To invest and expand. Expand production capacities. Production capacities. Production capacities. ये हो गया हाउ इज इट इकोनॉमिकली यूजफुल. दूसरा लिखेंगे सोशली हार्मफुल. Socially harmful. Socially harmful. तो पहला प्रॉब्लम क्या है इन्फ्लेशन में? ये हमारा परचेजिंग पावर उड़ा देता है. लिखिए erodes purchasing power. Erodes purchasing power. लिखेंगे inflation disproportionately hurts the poor and fixed income groups, जिनका इनकम फिक्स होता है जैसे सैलरी वाले, and fixed income groups as their real income and savings decline. As their real income and savings decline. इसमें कोट लिख सकते हैं आप. कोट एग्जाम्पल की जगह अगर एग्जाम्पल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन सम कोट्स. कोट इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन. इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन. ये बिना लॉ के टैक्स है. समझ आएगा आपको एक कैसे टैक्स है ना. जैसे मेरे पास है 100 रुपया, गवर्नमेंट ने बजाहिर कोई टैक्स नहीं लगाया मुझ पर 100 रुपए का वैल्यू अगले साल 90 हो गया, तो इसका मतलब यही है ना कि जैसे टैक्स लगाया गया है. समझा. सो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन. ये एक दिग्गज इकोनॉमिस्ट ने दिया है कोट, मिल्टन फ्रेडमैन. मिल्टन फ्रेडमैन.
मिल्टन फ्रेडमैन का कोट है ये, FRIEDMAN, मिल्टन फ्रेडमैन। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा इसमें सोशली हार्मफुल चीज क्या है? नंबर 2 लिखेंगे इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज। इन्फ्लेशन से इनइक्वालिटी बढ़ती है, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज, एंड दैट इज बैड। नाउ सी, जरा ये धक्का दो इसको दरवाजे को। देखिए, हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है दैट हमारी तरफ से ऐसी कोई ऐसा जालिमाना निजाम खड़ा ना हो जिससे सोशल हार्म हो। सोशल हार्म, इस पे बड़ी सारी वईद आई है। जैसे पर्सनली मैं कुछ भी करूं, इट वाज मेंशन दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकंड खलीफ किसी ने कहा था कि एक सहाबी है वो शराब पीते हैं। उस वक्त मानिए अब सहाबी थे वो और शराब पीते थे, एंड उमर सेड कि कहाँ पे पीते हैं? बोला घर पे पीते हैं। बोला कि मुझे घरों के अफेयर्स देखने के लिए नहीं भेजा गया है। आप घर पे या क्या करते हैं आप, वो इस योर ओन अफेयर। आप अंदर अपने अल्लाह के साथ कैसे हैं वो आपका खुद का मामला है। बाहर अगर आप ये करेंगे, दैट इज व्हेन इट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ कि भाई व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। ठीक है, पर्सनली आप कुछ भी करें वो आपके और अल्लाह का मामला है। इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें जो पर्सनल खता करते हैं हम, उस पर ऊपर वाला इतना नाराज नहीं है कंपेयर टू जो ऐसी हम खता करेंगे जिस पर एक सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो और ज़्यादा खतरनाक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबको इस चीज़ का बड़ा अंदर से क्या कह सकते हैं सेंसिटाइजेशन है, एंड इट्स द थिंग दैट इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट कि भाई वी शुड नॉट हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब है ना, इट्स रॉन्ग एंड ऑल दैट। या फिर नमाज नहीं पढ़ते हैं, एवरीबडी नोज कि ये सही अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में तो बहुत बात होती है, या माँ बाप को ये नहीं करना है, वो उस पर भी बहुत बात होती है। व्हाट इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच इज जो हम ऐसे काम करते हैं जिसका एक सोसाइटल इम्पैक्ट है। जैसे वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी इज क्रिएटिंग एंड वाइडनिंग इनइक्वालिटीज इन द वर्ल्ड। और ये जब इनइक्वालिटी बढ़ेगी, द रिच बिकम्स रिचर एंड द पोर बिकम्स पोरर, दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज। एंड गांधी सेड greed is not the root cause of all evil, it is inequalities that are the root cause of all evil. जब गरीब और गरीब होगा तो वो क्या करेगा भाई? जब वही करेगा जो श्रीलंका में हुआ, वही करेगा जो वेनेजुएला में हुआ, ठीक है ना, जो वहां से सोशल अनरेस्ट फैलता है, तो डिस्टेबलाइज हो जाता है पूरा सिस्टम। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए प्रॉफिट ने कहा एक बार कि जो एक दिरहम सूद खाएगा, इट इज एज इफ कि उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया है। अब जिना करना सबको पता है कि कितना गलत है, पर सूद खाना वी डोंट टेक इट। एवरीबडी हैज दीज कार्स नाउ एंड होम लोन्स एंड ऑल दैट, और सब सूद खा रहे हैं और दे रहे हैं, और किसी को इतना सेंसिटाइजेशन नहीं है सूद को लेकर, बिकॉज दे फील लाइक कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जिना पर सेंसिटाइजेशन सबका है कि हाँ यार इससे तो ये तो गलत है। तो लेकिन हमें थोड़ा रिवर्स अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए इस पे। यू गो एंड स्टडी इंटरेस्ट, आपको समझ आएगा कि ये मामला असल में इतना खतरनाक क्यों है। बिकॉज मैं आपको कह सकता हूं कि दुनिया की पूरी इकोनॉमी डेट में है इस वक्त, और पूरा इकोनॉमी तो इंटरेस्ट के सिस्टम में है। एंड प्रॉफिट सेड एट दैट टाइम कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सूद के धुएं से एक भी घर नहीं बचेगा। हो सकता है सूद वहां डायरेक्टली पहुंचे ना पहुंचे, पर उसका धुआं जरूर पहुंचेगा। अब धुआं जरूर पहुंचेगा तो समझ आ ही गया आपको इस क्लास में कौन है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है ना। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज बैंक अकाउंट्स, एंड हर घर में सूद तो कैसे करके पहुंच ही जाता है। अब यही है कि वो एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, और उसको कितना ध्यान है इस चीज़ को लेकर कि भाई सूद नहीं लेना है मुझे। इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। मैं कभी इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये मामला कितना डेंजरस है, और यही असल में टूल है जो यहूदियों के हाथ में था, जिसकी वजह से दे कैप्चर्ड ऑल इकोनॉमिक सिस्टम्स जहां पर भी वो रहे हैं। जिस भी इकोनॉमिक सिस्टम में Jews have basically taken their place, they have hijacked the entire economic system using this tool. That is why when Prophet came and gave an alternative system, उन्होंने सबसे पहले उसी हथियार को तोड़ा कि भाई ये इसको तोड़ो आप, तो उनकी कमर टूट जाएगी। और ये असल चीज़ है। और दुनिया में पूरा जो सिस्टम है, जो दुनिया का सारा बैंकिंग का निज़ाम संभालता है, उसको कहते हैं BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो बेसल में है।
और वो 64 सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर वो सेंट्रल बैंक बनाया है, जिसको हम कहते हैं द सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड। वो सेंट्रल बैंक्स का भी सेंट्रल बैंक है। तो हमारा जो आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को संभालता है, उसको भी वहां से नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं जो बेसल से आते हैं। और बेसल के बारे में जाके आप स्टडी करना कि बेसल में इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्यों हैं, वहां किसका दबदबा है, ठीक है ना। यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारा जेनेसिस इसका निकला कहां से है। यू विल फाइनली कम टू सम सर्टेन फैमिलीज एंड सर्टेन पीपल जिन्होंने ये पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। अगर आप थोड़ा 400-500 साल की हिस्ट्री पढ़ोगे बैंकिंग की, आपको सब समझ आएगा ये टूल इतना कैसे फैलाया गया। इसीलिए इनइक्वालिटीज में एक और रीजन जिससे इनइक्वालिटी फैलती है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट इज इन्फ्लेशन। हालांकि ये मॉनेटरी सिस्टम जो आज आप इस्तेमाल करते हैं, वी डोंट कंसिडर इट टू बी एन एक्यूरेट मॉनेटरी सिस्टम एज पर आवर कल्चर। हमारा ट्रेडिशन इसको एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज ये थोड़ा मानिए आप वैल्यू फॉरगॉन करता है हर एक इंसान का। जैसे फॉर एग्जांपल आई अर्न मनी और वो पैसा मैंने घर पे रखा, वो पैसा उसमें रहना चाहिए वैल्यू, पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू गिर रहा है, वैल्यू गिर रहा है, वैल्यू गिर रहा है। और रीजन क्या है? मेरा कोई रीजन नहीं है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, सेंट्रल बैंक खर्चा पैसा बढ़ा रहा है और मेरा घर का पैसा कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। द आइडिया इज कि मेरे घर का जो वैल्यू है, जो मैंने तिजोरी में रखा है, अपने लॉकर में बंद रखा है पैसा, जो मैंने कमाया हलाल के पैसे से, और वो जो घर पे मैंने पैसा बंद रखा है, वो अंदर ही अंदर से उसका वैल्यू गिर रहा है। वाई? बिकॉज कोई और खर्चा कर रहा है, कोई और गवर्नमेंट को खर्चा करना है, उनको इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए वो फ्री बी दे रहे हैं सबको, और वो लोन माफ कर रहे हैं, और वो सब्सिडीज दे रहे हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख दे रहे हैं अकाउंट्स में, एटलीस्ट वादा कर रहे हैं कि 15 लाख देंगे, है ना। तो ये सबसे क्या हो रहा है सर? वो खर्चा कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, मेरे घर का पैसा गिर रहा है। तो दिस इज समथिंग जो इसको हम कहते हैं भाई इनजस्ट मॉनेटरी सिस्टम है ये, दिस इज नॉट जस्ट। तो ये ज्यादा चलेगा भी नहीं, बिकॉज आप नहीं समझना ये पहले से ऐसे ही था, ये 1970s के बाद आया है ऐसा। 70s से पहले हम ब्रेटन वुड्स पे चलते थे, और दैट वाज समथिंग कि जहां पर हमारा पैसा वाज लिंक्ड विद गोल्ड, ठीक है। इट वाज एक्चुअली लिंक्ड विद डॉलर एंड डॉलर वाज लिंक्ड विद गोल्ड। तो इनडायरेक्टली द मनी वाज लिंक्ड विद गोल्ड। तो अगर आपका पैसा था और अगर आप सेंट्रल बैंक के पास आते थे, उनको बोलते थे मुझे गोल्ड दो, दे हैड टू गिव यू गोल्ड। आज आप जाइए जरा, दे विल गिव यू नथिंग, ठीक है ना। हम कहते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी का जो करेंसी है वो प्रॉमिसरी नोट है, आप आरबीआई के पास जाएंगे वो आपको वैल्यू देगा, वो कुछ भी नहीं देगा, वो थप्पड़ देगा वहां से। कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है किसी भी करेंसी का। और ये बड़ा रीसेंट है, इसको 40-50 साल ही हो गए इस पूरे सिस्टम को। एंड आई एम गिविंग यू इन राइटिंग दैट दिस वुड नॉट बी देयर, बिकॉज हजरत अली कहते हैं कि सारा निजाम चल जाएगा, झूठ पर बेस्ड जो निजाम है वो भी चलेगा, जो आपका जिना पे बेस्ड सिस्टम है वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, झूठ चलेगा, धोखा चलेगा, सब कुछ चलेगा, मगर जुल्म का निजाम नहीं चलता है। इसको ज्यादा उम्र नहीं है, जुल्म के निजाम की ज्यादा उम्र नहीं है। तो ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम जुल्म के निजाम पे चलता है। अब देखिए आप सिस्टम देखिए, इन्फ्लेशन से होगा क्या? हम सब लोग मिडिल क्लास से हैं, हम सब लोग मिडिल क्लास से हैं। हमारे पास है ही क्या, मतलब हो सकता है किसी के पास कुछ 500 ग्राम या 1 किलो का सोना हो। 1 किलो का सोना क्या होता है भाई? हमारे पास क्या ही है पैसे, 30-40 लाख 50 लाख का सोना होगा घर पे, छोटा सा हमारा मकान है, थोड़ी सी जमीन है, छोटी मोटी कोई गाड़ी है, दैट्स इट। लोअर मिडिल क्लास है हम, उतना भी मैं मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकता अपने आप को। तो हम है लोअर स्ट्रेटा के लोग, ठीक है ना, हम है लोअर स्ट्रेटा के लोग। हम सब जो अपर स्ट्रेटा के लोग हैं, जिनके पास असल पैसा है, जिनके पास असल एसेट्स है, जिनके पास तूफान का गोल्ड है, जिनके पास तूफान के मेटल्स है, सिल्वर है, प्रेशियस मेटल्स है, इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट करेगा? रिच को। रीजन बीइंग दे आर एसेट कंटेनिंग क्लास, उनके पास एसेट्स है, उनके पास जमीन है। मुश्ताक चाय का देखो आप, उसको क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन से फायदा होता है उसको। जिनके पास गोल्ड के रिजर्व्स है उनको इन्फ्लेशन से फायदा होता है, जिनके पास जमीन ही जमीन है उनको इन्फ्लेशन से फायदा होता है। तो रिच इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। और हमारा क्या, हमारे पास ये टूटी मोटी 2-3 लाख रुपए बैंक में है, बस वो गिरते रहते, वो गिरते रहते, वो गिरते रहते। तो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और ये सारा रीजन, इसका पीछे का सारा सिस्टम क्या? हमारा मॉनेटरी सिस्टम, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बनाया जा रहा है ऐसे ही, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, आरबीआई आउट ऑफ नथिंग पैसा बनाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, सेंट्रल बैंक का, फेडरल रिजर्व का चेयरमैन कहता है वी क्रिएट मनी आउट ऑफ नथिंग। कोई पीछे गोल्ड नहीं, कोई पीछे फिजिकल एसेट नहीं, बना रहे पैसा ऐसे ही।
मनी सप्लाई बढ़ता जा रहा है और हमारे घर का वैल्यू गिरता जा रहा है, गिरता रहा, अमीर को फायदा हो रहा है, उसके पास एसेट्स है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास रियल एस्टेट है, उसके पास गोल्ड है, उसका बढ़ रहा है पैसा। इन्फ्लेशन से आरबीआई को फायदा होता है। ऐसा नहीं समझे आप, आरबीआई सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है, आरबीआई पैसा भी कमाता है। आरबीआई का हर साल का लाखों करोड़ का प्रॉफिट होता है, उसको हम कहते हैं द सरप्लस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का क्या करता है, उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं कुछ, उसके पास रिवैल्यूएशन बैलेंसेस होते हैं, रियलाइज्ड इक्विटी होती है, उसमें इजाफा होता है। उनके पास टनों का गोल्ड है, लगभग 810 टन का गोल्ड है आरबीआई के पास, और इन्फ्लेशन होगी, आरबीआई को फायदा होगा, और देन आरबीआई हैज टू गिव सम अमाउंट ऑफ इट्स सरप्लस टू द गवर्नमेंट। तो व्हेनेवर इन्फ्लेशन हैपेंस, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ता है उसकी वजह से, बिकॉज आरबीआई ट्रांसफर्स दैट मनी जो उन्होंने कमाया थ्रू इन्फ्लेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि जब उर्जित पटेल थे, उनको गवर्नमेंट टोल्ड हिम कि हमें सरप्लस ट्रांसफर करो। बोला कितना? बोला 2 लाख करोड़ चाहिए हमें, बिकॉज तुम्हारे पास 7 लाख करोड़ का सरप्लस है, हमें 2 लाख करोड़ चाहिए उसमें। उर्जित पटेल ने कहा मैं नहीं दूंगा। तो उर्जित पटेल पे इतना स्ट्रेस पड़ा कि ही हैड टू रिजाइन। उसके बाद ये दूसरा शक्तिकांत दास आया, तो उन्हीं का बंदा है, तो बोला कि भाई ट्रांसफर करो। बोला कितना चाहिए? बोला 2 लाख करोड़। तो ही बिमल जालान कमेटी आई, उससे रिकमेंडेशन दिया कि हाँ 2.25 लाख करोड़ का ट्रांसफर कर दो। तो आरबीआई का पैसा जो कमाया था उन्होंने थ्रू इन्फ्लेशन एंड अदर रीजंस, दैट हैड टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वो गवर्नमेंट का इनकम बनता है। और गवर्नमेंट कौन चलाता है? द रूलिंग पार्टी ऑफ दैट टाइम, उनको पैसा चाहिए। तो आरबीआई से, उधर से इन्फ्लेशन से, गवर्नमेंट बॉन्ड से, जितना भी सिस्टम है, इट्स टू मेस्ड अप। और इसमें एक तूफान चाहिए आपको, ये सारा सिस्टम उड़ जाएगा। एक तूफान चाहिए आपको, और ये शुरू मैं आपको कह रहा हूँ अमेरिका से होगा अब, ठीक है ना। और इंडिया बड़ा मुश्किल है हमारे लिए बचना, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग विद अमेरिकन इकोनॉमी। और वॉशिंगटन कंसेंसस जब से हमने एक्सेप्ट किया 1991 में, तब से हम थोड़ा इसका पार्ट बन गए इस पूरे सिस्टम का, अदरवाइज वी हैड अ प्रोटेक्टेड सिस्टम। तो ये है, थोड़ा इन्फ्लेशन से इनइक्वालिटी बढ़ती है, और ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है और हमारे लिए ये ठीक नहीं है ये सिस्टम। यस, ऑल्टरनेटिव कुड बी फुल बॉडीड सिस्टम। पैसा आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू हैव लिमिटेशंस ऑन हाउ मनी इज क्रिएटेड। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द विम्स एंड interests of the government of India. And government of India should have nothing to do with the monetary policy of the central bank, because आज का जो सिस्टम है, सेंट्रल बैंक अभी तक ऑटोनमस था, लाइक आरबीआई की पॉलिसी पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। पर इन 2016 they created MPC, यानी आरबीआई को बुरा गया, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आप खुद से डिसाइड नहीं करोगे, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी एक कमेटी। उस कमेटी में गवर्नमेंट के 3 होंगे और आरबीआई के 3 होंगे, और 3 के बेसिस पर अब डिसाइड होगा कि आरबीआई कैसी पॉलिसी बनाएगा, उसमें क्या रेट रखेगा, कितना मनी सप्लाई बढ़ेगा, कितना कम होगा, वो बेसिकली उसी से डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट अब घुस गई आरबीआई के डिसीजन मेकिंग में भी अब, ठीक है ना। आरबीआई अब जितना पावरफुल था उतना पावरफुल रहा नहीं, जितना इंडिपेंडेंट था उतना इंडिपेंडेंट रहा नहीं। तो एक डीप स्ट्रक्चरल सर्जिकल रिफॉर्म चाहिए, और वो इंडिया की इकोनॉमी तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक ग्लोबल ऑल्टरनेटिव चाहिए आपको पूरे सिस्टम का। जैसे बिटकॉइन वाज एन ऑल्टरनेटिव टू दिस सिस्टम। बिटकॉइन जब आया तो दैट वाज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, क्रिएटिंग अ न्यू काइंड ऑफ मनी दैट वाज लिमिटेड। Like Bitcoin is limited. Bitcoin cannot be created out of nowhere. The total number of Bitcoins that ever could be created is 21 million. 21 million से ज़्यादा Bitcoin बन ही नहीं सकता, because that's a limited money. उसको scarce रखा गया है। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि बिटकॉइन हैज मोर और लेस प्रिजर्व्ड इट्स वैल्यू। हालांकि बीच बीच में बड़े अपहीवल्स होते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, बिकॉज उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मगर बिटकॉइन का इतना तूफान नहीं मचता जितना आपके आम पैसे का मचता है। और बिटकॉइन का ऐसा कैसे क्या सिस्टम, बिकॉज उन्होंने इनबिल्ट एल्गोरिथम में ये रखा कि बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही छपेंगे, उससे ज्यादा बन ही नहीं सकते बिटकॉइंस। तो वो स्केर्स मॉनेटरी सिस्टम था जिसने बिटकॉइन को इतना वैल्यू दिया, ठीक है ना। पहले भी हमारा यही था टिल 1956, आज़ादी के 6-7 साल के बाद तक भी हम गोल्ड पे थे। फिर सिस्टम हुआ कि गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना था विद रिगार्ड्स टू जो जंग हो रहा था हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो गवर्नमेंट ने कहा गोल्ड इज लिमिटिंग अस बिकॉज वी नीड मनी, और हम पैसा छपा ही नहीं सकते बिना गोल्ड के। फिर ने कहा गोल्ड को गोली मारो, पैसा ऐसे ही छपा देंगे, बिकॉज वी हैड वॉर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना, गवर्नमेंट नीडेड मनी। उन्होंने फिर गोल्ड को हटाकर पैसा छपाना शुरू करा, और तब से फिर तूफान मच गया पैसे का और वैल्यू गिर गया। ये सिस्टम है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम चाहिए इसका। बिटकॉइन उसकी भनक थी जो आने वाला सिस्टम है, बिकॉज 1970s में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया ग्लोबल रिजीम बना, WTO का
वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का एक नया सिस्टम वजूद में आया, और आई बिलीव इट वुड बी वर्ल्ड वॉर 3 जिसके बाद एक नया मॉनेटरी सिस्टम आएगा, ठीक है ना। और इट हैज़ अ लॉट टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल एंड गाजा राइट नाउ। उसी से लिंक्ड है पूरा सिस्टम वर्ल्ड वॉर 3 का। उसके बाद ही एक नया ऑल्टरनेटिव मॉनेटरी सिस्टम प्रपोज किया जा सकता है। तो दैट इज समथिंग विल सी राइट ऑन। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, while asset owners gain, comma, the poor face reduced access to essentials, deepening socio-economic divides, Number 3, inflation triggers social unrest. ये इन्फ्लेशन जो है ना, ये अमेरिका के और आईएमएफ के हाथ में सबसे बड़ा टूल है। तो व्हाट दे डू इज, लेट्स से दे डू नॉट लाइक अ पॉलिटिकल लीडर जो किसी कंट्री को चला रहा है, दे डोंट लाइक हिम। IMF doesn't like him. What does that mean? That means that US does not like him, because IMF is nothing without US. ठीक है ना। जब IMF में पढ़ाऊंगा आपको, when you study the structure and composition of IMF, you'd understand कि IMF का कोई भी decision cannot be passed unless there is US concurrence. So for all practical purposes, US has a veto on IMF. पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और वो ये कहे कि हम हिंदुस्तान को लोन देना चाहते हैं, और IMF बोले नहीं देना, और US बोले नहीं देना है, तो नहीं मिलेगा। समझा? बिकॉज पूरी दुनिया का जो वोटिंग पावर है IMF में, दैट इज 84%, और अकेला US का जो वोटिंग पावर है दैट इज 16%, और IMF में कोई भी प्रपोजिशन पास करने के लिए यू रिक्वायर 85%। तो पूरी दुनिया एक हो जाए, जब तक ये 1% US का नहीं जुड़ेगा इसमें, तब तक IMF का कोई प्रपोजल पास नहीं होगा। तो पॉइंट अब ये है, IMF इज टेक्निकली नथिंग, इट इज US ओनली, US का एक ऑफशूट है। तो जब भी US और IMF को कोई पॉलिटिकल लीडर पसंद नहीं है, एंड दे वांट टू रिप्लेस द रेजीम एंड दे वांट टू चेंज द रेजीम, सो वन वे टू डू इट इज लेट्स incur inflation in that area. Inflation फैलाओ उसमें, it would trigger social unrest. You saw what happened in Sri Lanka, you saw what happened in Venezuela. Venezuela के पीछे क्यों पड़े ये भाई? बिकॉज उनको वहां रेजीम पसंद नहीं है, वो एंटी अमेरिकन रेजीम है वहां। तो वेनेजुएला में इतनी तूफान की महंगाई क्यों आई? बिकॉज वो लाई गई उधर पे, ठीक है ना। उसके लिए उनके पास ढेर सारा मॉनेटरी सिस्टम खड़ा है, उनको कैसे इन्फ्लेशन फैलानी है उस कंट्री में। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है। उनको कौन सा रेजीम पसंद नहीं है? दे डोंट लाइक ईरानियन रेजीम, राइट। ईरान का रेजीम दे डोंट लाइक इट। ईरान में जाके इन्फ्लेशन चेक करना, चेक द टर्किश रेजीम, टर्की का इन्फ्लेशन चेक करना, चेक द पाकिस्तानी रेजीम, चेक द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। सो जो भी रेजीम दे आर फीलिंग लाइक कि भाई इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है, तो यू कैन इनकलकेट इन्फ्लेशन इन दैट एरिया। तो उसके लिए ग्लोबल सिस्टम है जो उनको सपोर्ट करता है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन आएगी किसी कंट्री में, तो आप 1 साल बर्दाश्त करोगे, 2 साल बर्दाश्त करोगे, 5 साल बर्दाश्त करोगे, कितना बर्दाश्त करोगे? उसके बाद तो सड़कों पे निकलना ही है आपको। और जब मास सड़क पे निकल जाती है, उसको फिर एक डायरेक्शन में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीलंका में बड़ा अच्छे से आपने उसको कैलकुलेटेड तरीके से, जो आपने ऑब्जेक्टिव था आपका, वो आपने पूरा कराया, ठीक है ना। तो वो श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, ये चीजें ऐसे ही नहीं है कि लोगों की मूवमेंट्स थी और लोग चल रहे थे। आप देखेंगे उसमें अच्छा खासा पैसा एनजीओस का लगता है, और एनजीओ का पैसा मतलब यूएस का पैसा, ठीक है ना। जो एनजीओस काम कराती है वो मोस्टली आप देखेंगे यूएस से फंडिंग होता है उनका। तो वही चीज है, इट विल ट्रिगर सोशल अनरेस्ट एंड माइट चेंज द रेजीम ऑफ द कंट्री। राइट डाउन। Hyperinflation in Germany in 1920s. Hyperinflation in Germany
in 1920s led to social chaos, and paved the way for extremist policies. Paved the way for extremist policies. ये तो जर्मनी का इन्फ्लेशन ही था ना 1920s का, जिसने हिटलर को जन्म दिया, है ना? तो हिटलर ब्लेमिंग ऑल ऑन ज्यूस वाज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर्टिकुलर क्लास को यू हैव टू टारगेट. इन्फ्लेशन कुड बी अ वेरी बिग टूल फॉर दैट. नंबर 2, इसी में लिखिए, रीसेंट एपिसोड्स इन श्रीलंका एंड वेनेजुएला. Recent episodes in Sri Lanka and Venezuela, bracket में 2022, saw looting, arson, and political instability. Looting, arson, and political instability. Number 4, encourages petty crimes. And social decay. Petty crimes and social decay. When people in the lower strata, ऊपर वाला ना करे कि हमें ऐसा कोई वक्त देखना पड़े, बट दिस हैज हैपेंड इन द कंट्रीज. इसीलिए मैं कहता हूं ये बड़ा जुल्म का निजाम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक. व्हाट हैपेंड इन ईरान एंड वेनेजुएला इज, जब इन्फ्लेशन स्ट्राइक किया और वेनेजुएला में तूफान की इन्फ्लेशन मच गई, अब जिनके पास पैसा है उनको पता था, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, दैट इफ यू हैव मनी डोंट कीप इट इन कैश, आप उसको फिजिकल एसेट में रखिए. बट एक आम गरीब जो रेडा चलाता है बाहर, या जिसका एक छोटा सा दुकान है, या छोटा सा कोई जॉब करता है, वॉचमैन है कहीं पर, वो क्या गोल्ड खरीदेगा, क्या फिजिकल एसेट लेगा? उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा. अल्टीमेटली जब इन्फ्लेशन स्ट्राइक करेगी और वो पैसा खत्म हो जाएगा उसका, देन व्हाट, वो कहां से कमाएगा पैसा? तो उसमें हमने क्या देखा, वेनेजुएला में वुमेन केम आउट फॉर ओपन प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो गया वहां पे, जो कि वहां पर सेक्शन भी नहीं था पॉपुलेशन का जो इसमें इन्वॉल्व थे, बट दिस स्टार्टेड द सोशल डीके ऑफ वेनेजुएला एज वेल एज इन ईरान. हालांकि इट्स डेथ स्टेटमेंट है उस पर वुमेन हैड नो ऑप्शन. उनके पास बच्चे थे, दे हैड टू फीड देम, और पैसा वाज लूजिंग वैल्यू लाइक एनीथिंग. उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो गया वहां पे. तो इलीगल काम शुरू हो जाते हैं, आप लीगल सैंक्टिटी फिर अपनी मेंटेन नहीं कर पाते किसी भी तरीके से. तो ये है विच बेसिकली क्रिएट सोशल डिके. राइट डाउन. राइजिंग प्राइसेस पुश द पुअर. टुवर्ड अनलॉफुल मीन्स such as stealing fuel, food grains, etc. Example, in Venezuela, hyperinflation forced women into prostitution. So this is another part of inflation that is socially harmful. तो हमने इकोनॉमिकली यूजफुल, सोशली हार्मफुल चीज लिखी. उसके बाद लिखेंगे तीसरा क्या है, पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल. अब ये पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल. तो फर्स्ट point in this is simply that you all know is fiscal populism.
फिस्कल पॉपुलिज्म, फिस्कल पॉपुलिज्म। इलेक्शन के नजदीक जनरली क्या होता है कि जब 5 साल का टर्म होता है तो द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस आर टेकन इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर। उसके बाद जैसे जैसे आपका चौथा साल आने लगता है देन यू रिलैक्स अ लॉट ऑफ पॉलिसीज और फिर आप खर्चा करना शुरू करते हैं एंड देन आपको इलेक्शन में सीधा साधा बेनिफिट मिलता है। स्पेशली इन द लास्ट ईयर जब आप फ्री बीज देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार से बिहार में अभी नीतीश कुमार जिसका पॉलिटिकल करियर उसकी कब्र में घुसने वाला है 1 महीने में, उस बंदे ने जिसने अभी तक औरतों को और बुजुर्गों को 1100 रुपये नहीं दिया पेंशन और जो उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता था वो 400 रुपये देता था उनको हर महीने, और उसने अभी देना 2,500 रुपये देना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अभी 1 महीना है और 2,500 रुपये दे रहे हैं, ऐसे ही पैसा छपा रहे हैं ऐसे ही। तो वो जब पैसा लगाया जा रहा है उसमें हम कह सकते हैं ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, आपको इलेक्टोरल फायदा होगा, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट। इससे क्या होगा सर, एक्सपेंडिचर बढ़ता है आपका, एक्सपेंडिचर से सीधा इन्फ्लेशन आएगी और उन्हीं गरीबों को जिनको आप ये पैसा दे रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा ये एक तरीके से पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरीके से लिया जा रहा है। अब पैसा दिया जा रहा है ऑन हैंड, 2,500 रुपए आपको मिल गया, लेकिन लिया क्या गया, इनविजिबली उसका वैल्यू छीना गया आपसे, है ना। तो मैं पैसा दे रहा हूं आपको लेकिन उसका वैल्यू छीन के ले रहा हूं। इसी को बेसिकली कहते हैं कि गवर्नमेंट उतना ही खर्चा करती है जितना वो आपसे वैल्यू एब्जॉर्ब करती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मुझे डिसाइड करना है कि मैं 1 लाख का वैल्यू आपसे छीनना चाहता हूं, तो मैं आरबीआई को बोलूंगा 1 लाख छपा के दो, उसको खर्चा करेंगे। तो जितना भी खर्चा किया जाता है वो असल में आप ही का वैल्यू होता है, जो आपसे लिया जाता है और उस पर खर्चा किया जाता है। तो जितना खर्चा होगा उतना वैल्यू गिरेगा आपको। तो एक हाथ से होता ना कि एक हाथ से दिया, चपात मार के दूसरा वापस ले लिया, तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। बट आम लोगों को ये इसका असर नहीं पड़ता, उनको खबर नहीं इस चीज की, उनको लगता है कि भाई अब ये मसीहा बन गया हमारे। इसको फिस्कल पॉपुलिज्म कहते हैं, राइट। Governments often resort to freebies and subsidies. Governments often resort to freebies and subsidies. To secure electoral support. To secure electoral support. Leading to higher fiscal deficits. Leading to higher fiscal deficits and inflationary pressures Next, indirect taxation. अब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, पैसा कहां से लाएगी, खर्चा तो करना है ना। अब लेट्स सपोज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जिसका कुछ नहीं चलता, उनको खर्चा वर्चा करना है, पैसा कहां से लाएंगे भाई। पैसा लाने का एक तरीका है, आप टैक्स वैक्स बढ़ा सकते हैं। अब उमर अब्दुल्ला तो नहीं कह सकते ना आरबीआई को कि पैसा दो हमें, वो तो ऐसा, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा लेती है आरबीआई से, ऐसी बात नहीं है, उसको हम WMA कहते हैं, पर वो 3 महीने के लिए होता है, वो 3 महीने में वापस देना होता है, मगर उनको खर्चा करना है लंबे समय तक। तो क्या करें सर, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो टैक्स लगाएगी। अब टैक्स किस पे लगाएगी भाई, उन चीजों पे जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, और सबसे ज्यादा क्या बिकता है, पेट्रोल और डीजल। समझा, पेट्रोल डीजल पे स्टेट वैट लगाया जाता है जब भी बेचा जाता है, और यहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा बिकॉज खर्चे करने उनको, इलेक्शन आने वाला है। अब सर ये स्टेट वैट पर जो आपने पेट्रोल डीजल पे वैट लगाया, इससे बताइए पेट्रोल डीजल महंगा होगा सस्ता होगा, महंगा हो गया। व्हाट विल हैपन टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ जाएगा। व्हाट विल हैपन टू इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। समझा, ऐसी इन्फ्लेशन जिसको आरबीआई भी ठीक नहीं कर सकता, बिकॉज आरबीआई डिमांड इन्फ्लेशन ठीक करता है, कॉस्ट नहीं कर सकता। राइट डाउन। हेवी टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, heavy taxes on petrol and diesel increase transport and logistics cost. Increase transport and logistic cost, feeding into cost push inflation.
फीडिंग इनटू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लिखा पॉइंट नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 3, food inflation and political patronage. Food inflation and political patronage. Food inflation and political patronage. आपको याद है मैंने फूड इन्फ्लेशन में आपको लिखा था एपीएमसी एंड मार्केट इनएफिशिएंसीज एज वन ऑफ द रीजंस फॉर फूड इन्फ्लेशन। अब एपीएमसी को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है, मार्केट्स को एफिशिएंट क्यों नहीं बनाया जा सकता, एपीएमसी को, मंडी को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता? रीजन बीइंग सर, देयर इज अ लॉट ऑफ मिडिलमैन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एपीएमसीज। एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना है ये मिडिलमैन, और देयर आर अ लॉट ऑफ कार्टल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड जो एकदम से प्राइस बढ़ाते हैं अपने फूड का। अब सवाल ये है सर, मिडिलमैन और कार्टल को तोड़ क्यों नहीं रहे आप? बिकॉज दे एंजॉय पॉलिटिकल पैट्रनेज, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, वो उस इलाके के सबसे बड़े गुंडे होते हैं और वो आपके वहां के पॉलिटिकल मास्टर से उनका नेक्सस बना होता है, ठीक है ना? तो वो उनको तोड़ नहीं रहे, जिसकी वजह से वो प्राइसेस ज्यादा रखते हैं। प्राइसेस ज्यादा रखेंगे, फूड इन्फ्लेशन ठीक ही नहीं होगा तब तक। इसीलिए मैं कहता हूं आपका जो आपका कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से कोई भी लीडर आगे जाता है वो माफिया को नहीं तोड़ सकता। साथ ये बोतल ले लो, वो माफिया को नहीं तोड़ सकता। यू नीड अ पॉपुलर लीडर जो ग्रास रूट से, सड़क से उठ के ऊपर उठाए, सड़क से बाहर निकला है और मैसिव सपोर्ट एंजॉय करता है, ठीक है? जो मैसिव सपोर्ट एंजॉय करता है, जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, ये जाके वीडियो पूरी दुनिया को सुना दो। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस जो भी है, जिसको पास्ट में हमने अभी तक चीफ मिनिस्टर्स बनाया, ये सब के सब they are not the future of Kashmir. एक भी पार्टी, because they are part of the status quo, उन्होंने कभी भी इनके पीछे कोई काम नहीं किया है, ठीक है ना, माफिया और कार्टल को तोड़ने का। बिकॉज दे एंजॉय दियर सपोर्ट ऑल्सो, यही है जो इनको फीड करते हैं, फिर ये जाके उनके लिए काम करते हैं। तो इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए आपको, है ना? लिखो एपीएमसी कार्टलाइजेशन, APMC cartelization and middlemen networks thrive under political protection. Thrive under political protection. आखिरी पॉइंट, रियल एस्टेट and crony capitalism. Real estate and crony capitalism. Real estate and crony capitalism. ये क्या है सर? ये रियल एस्टेट माफिया, लैंड माफिया, है ना? राइट ऑन। बिल्डर पॉलिटिशियन नेक्सस, बिल्डर पॉलिटिशियन नेक्सस inflates land and housing prices. Inflates land and housing prices. Land and housing prices. अब पता है अभी क्या हुआ? तो डाउनटाउन में जामिया मस्जिद पता है आपको? तो उसके नेबरहुड में एक मकान जल गया एक दो साल पहले। अब मकान जल गया, बेचारे दे वर नॉट दैट वेल ऑफ, तो अब बोलते थे अब क्या करें। तो कुछ रिश्तेदार जमा हुए, उन्होंने कहा देखो अब ये मकान पुराना था, ये जल गया, अब आज ये कमर्शलाइज हो रहा है पूरा शहर खास, तो अब इसको थोड़ा बड़ा बना लो, 3-4-5 फ्लोर बना लो इसके, फिर उसमें दुकान उकान लगाओ, तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो उसी में सेटल हो जाएंगे, बिकॉज बाकी तो जॉब वॉब है नहीं कुछ यहाँ, और शहर खास वालों के पास तो ज़मीन भी नहीं है कुछ बेचारों के पास। बहरहाल उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे वैसे जमा किए और पहला फ्लोर बनाया, दूसरा फ्लोर बनाया। अब दूसरा फ्लोर जैसे ही बनाया तो अब म्यूनसिपैलिटी वाले आ गए कि भाई ये क्या चल रहा है इधर। अब वो घर जहां पर जला था उसके राइट साइड से 3 ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका 5-5 फ्लोर बना हुआ है, वो ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड कॉम्प्लेक्सेस है। अब इसने बनाना था, अब देवर नॉट दैट पॉलिटिकली सेंसिटिव या उनके पास कनेक्शंस नहीं थे, तो बंद कर दिया उनका काम।
उसके बाद बोला कि उधर उधर से आप जो पैसे मांगते हैं वो मांगे उन्होंने, तो उन्होंने कुछ पैसे दे दिए उनको और एक फ्लोर और चढ़ाया, तीसरा फ्लोर हो गया। अब उनको बोला नहीं देखो, बगल वाली बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, तुम्हें भी 5 फ्लोर अभी ही बनाना है, बिकॉज ये फिर कल को तकलीफ करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। फिर उन्होंने बोला चलो अब चौथा फ्लोर भी बनाते हैं, आगे फिर से पैसा दिया, चौथा फ्लोर बन गया। अब उनको 5वां फ्लोर बनाना था तो फिर से आ गया। अब बहरहाल अब की बार कोई दूसरा ऑफिसर आ गया, उसने काम ही बंद करा दिया। अब जब उस बंदे का दिमाग सटिया गया, जो बंदा वहां काम कर रहा था जिसका वो कॉम्प्लेक्स था, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, म्युनिसिपैलिटी के 3 ऑफिसर्स थे, उनको बुलाया, उनको पकड़ा, उनको उसी घर में रखा, बाहर से लॉक किया और उसको पेट्रोल और ये दिया, माचिस, बोला कि जला दो अंदर से पूरा, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम भी जलो और ये मकान भी जला दो पूरा, ठीक है। फिर वो बाहर निकले, बोला भाई तुम्हें जो बनाना है बना लो, ठीक है। बिकॉज उनको पता नहीं भाई शहर खास के लोग कैसे है, फिर है ना, वो तो किडनी निकाल देंगे उनकी तो रियल एस्टेट, पॉलिटिकल नेक्सस, ये है आपका पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल। अब लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, सी कंक्लूजन का अगर कुछ समझ नहीं आता ना कभी कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए या कुछ, तो रिमेंबर दिस सिंपल टेम्पलेट। एक आम टेम्पलेट है जो हम कंक्लूजन में तब इस्तेमाल करते हैं जब यू आर नॉट एबल टू कम अप विद समथिंग। तो उसमें 3 लाइंस होनी चाहिए कंक्लूजन में, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो एक लाइन में आपको लिखना है समथिंग एक्स यानी कोई चीज इज इंपॉर्टेंट, इन अदर वर्ड्स इन्फ्लेशन में जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट वगैरह इज इंपॉर्टेंट। वाई इज क्रिएटिंग ट्रबल, वाई इज क्रिएटिंग ट्रबल या वाई इज अ चैलेंज, वाई इज अ चैलेंज, एंड जेड इज रिक्वायर्ड, एंड जेड इज रिक्वायर्ड। तीन लाइंस में कंक्लूजन खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स इज इंपॉर्टेंट, वाई इज अ चैलेंज एंड जेड इज रिक्वायर्ड। इन 3 चीजों से आपका एक डिसेंट कंक्लूजन बन जाता है। लिखिए जरा, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज इकोनॉमिकली यूजफुल, moderate inflation is economically useful for investment, jobs and growth, for investment, jobs and growth, full stop. However, high and persistent inflation disproportionately hurts the lower strata. Disproportionately hurts the lower strata. Therefore, coordinated monetary fiscal management is required. Therefore, कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी फिस्कल मैनेजमेंट यानी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की, मॉनेटरी फिस्कल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, वेयर आरबीआई मस्ट एंकर इन्फ्लेशन, मस्ट एंकर इन्फ्लेशन विद इन 4 ± 2%, must anchor inflation within 4 ± 2%, while government ensures supply side stability, while government ensures supply side stability. Clear हुआ? यही है, x is important, y is a challenge and z is required. चलिए, this is done. आखिरी जो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन का, दैट इज राइट डाउन लो इन्फ्लेशन
and steady GDP growth? Is Indian economy in a good shape? Is Indian economy in a good shape? एवरेज देखिए पिछले 10 साल का, यूल फाइंड कि इन्फ्लेशन भी हमारा डिसेंट रहा, नॉर्मल 5-6%, ग्रोथ भी हमारा 6-7% रहा. क्या हमारी इकोनॉमी गुड शेप में है? व्हाट डू यू थिंक? क्या जवाब है इसका? यस और नो? देयर इज नो यस और नो इन सच क्वेश्चंस. ठीक है ना? दोनों चीजें बतानी है कि हाँ इंडियन इकोनॉमी गुड शेप में है, उसके हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स है, और नहीं इंडियन इकोनॉमी गुड शेप में नहीं है, उसकी हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स है. दैट इज व्हाट वी कॉल अ बैलेंस्ड आंसर. तो लिखिए पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया स्ट्रगल्ड. पोस्ट है ना, आजादी के बाद इंडिया स्ट्रगल्ड with low GDP growth. With low GDP growth. आजादी के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी कम थी. उस ग्रोथ को हम क्या कहते थे? वेरी गुड, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है सर? बहुत कम जीडीपी ग्रोथ. मोर ऑन दिस व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज हिस्ट्री, उस वक्त हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया स्ट्रगल विद लो जीडीपी ग्रोथ, ब्रैकेट में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, एंड एपिसोड्स ऑफ डबल डिजिट इन्फ्लेशन. एंड एपिसोड्स ऑफ डबल डिजिट इन्फ्लेशन often triggered by wars. Double digit inflation often triggered by wars, droughts and oil shocks. Full stop. However, in the last decade, macroeconomic indicators have appeared relatively stable. With average GDP growth around 7%. With average GDP growth around 7% and average inflation near 5%. Near 5%. While these figures reflect macroeconomic stability, comma, they do not necessarily indicate that Indian economy is in good overall shape. लिखेंगे arguments in favor. Arguments in favor. तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, स्टडी जीडीपी ग्रोथ. लिखेंगे India has remained one of the fastest growing major economies in the world. Major economy in the world. Full stop.
the post pandemic recovery was led by manufacturing, services and digital economy. Manufacturing, services and digital economy. Point number 2, moderate inflation. Moderate inflation. Inflation largely contained within RBI's target band. Inflation largely contained within RBI's target band. कितना है target band? Of 4 plus minus 2%. Of 4 plus minus 2%. Next point. इसी के साथ है the supply side measures have kept food inflation from spiraling out of control. Have kept food inflation from spiraling out of control. Number C. Improvement in key indicators. Improvement in key indicators. Improvement in key indicators. लिखेंगे इसके अंदर IIP shows, what is IIP? Index of Industrial Production. IIP shows recovery. IIP shows recovery. Though partly due to low base effect. Though partly due to low base effect. एक और पॉइंट, unemployment rate declined. Unemployment rate declined from 6% 2017-18 to 3.2% 2022-23. Full stop. Para marke, however, beneath these stable aggregates, several structural weaknesses persist. Beneath these stable aggregates, several structural weaknesses persist. नंबर 1, क्या क्या वीकनेसेस है, या इनको आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. ठीक है ना, ये उसी में है. सेवरल वीकनेसेस परसिस्ट. नंबर 1, पहला प्रॉब्लम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी इकोनॉमी गुड शेप में क्यों नहीं है. दैट इज वी हैव फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेजिलिटी. फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेजिलिटी. फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेजिलिटी. फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस में है, शॉर्ट में फ्रेजाइल है. अब यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस दैट मच बिकॉज अभी फाइनेंशियल सेक्टर हमने पढ़ा नहीं, पर फिर मैं थोड़ा समझा लेता हूं. फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा, जिसको टीबीएस कहते हैं, टीबीएस हो गया ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम. अब ये ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर में माना जाता है कि दो सेक्टर्स का बैलेंस शीट कमजोर है, जिसमें दिक्कत ये था कि हमने देखा कि बैंक्स वर नॉट डूइंग गुड और बैंक्स वर सफरिंग ह्यूज लॉसेस.
तो बैंक्स का जो बैलेंस शीट है जब वो चेक किया गया तो उसमें क्या रजिस्टर हुआ, ढेर सारे लॉसेस। फिर जब हमने पूछा कि बैंक में लॉस क्यों हो रहा है तो उसमें मोटा मोटा हमें यह पता चला बैंक में इसलिए लॉस हो रहा है बिकॉज बैंक ने जिस कंपनी को लोन दिया था वो कंपनी खुद भी लॉस में है। तो दो लोगों का बैलेंस शीट लॉस में है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। समझा? तो बैंक तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपने क्या ना ठीक किया हो, कंपनीज का बैलेंस शीट। समझा? ऐसी हमारे पास है 4 बैलेंस शीट सिंड्रोम। उसमें और भी 2 सेक्टर्स ऐड होते हैं, बहरहाल उसमें हमें नहीं जाना, फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें पढ़ना ही अलग से एक लेक्चर लगेगा। बहरहाल दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रेजिलिटी है, दैट इज हमारी कंपनीज आर सफरिंग लॉसेस और उनकी वजह से बैंक्स आर सफरिंग लॉसेस। राइट डाउन। नंबर 1 ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, इसमें लिखेंगे ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। इसमें कोलन मार के कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर अंडर स्ट्रेस, कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर अंडर स्ट्रेस। अफेक्टिंग क्रेडिट ग्रोथ, अफेक्टिंग क्रेडिट ग्रोथ, लेंडिंग गिर जाती है इससे। एक और पॉइंट इसी में, फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप्स। आज भी काफी सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन गैप्स डिस्पाइट जनधन योजना, डिस्पाइट जनधन योजना। व्हाट वाज जनधन योजना? बैंक अकाउंट्स खोल देना, उसके बावजूद ढेर सारा इंडिया फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं किया गया, बैंक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा लिखेंगे, ये पहला कंसर्न फाइनेंशियल सेक्टर फ्रेजिलिटी। दूसरा कंसर्न है हमारा फिस्कल एंड टैक्सेशन कंसर्न्स, फिस्कल एंड टैक्सेशन कंसर्न्स, फिस्कल एंड टैक्सेशन कंसर्न्स। इसमें पहला पॉइंट, जीएसटी बढ़ता है हमारा पर पीरियोडिकली बढ़ता है। इन अदर वर्ड्स, जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो जीएसटी स्पाइक कर रहा होगा मगर कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है उसमें। तो समझ आ गया कि भाई टैक्सेशन जो जीएसटी है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें हमारे पास एक कंसिस्टेंट राइज नहीं हो रहा। तो ये एक फिस्कल कंसर्न है। राइट ऑन। जीएसटी कलेक्शंस, GST collections show periodic hikes, show periodic hikes। ब्रैकेट में लिखना फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव डिमांड यानी फेस्टिवल्स के वक्त डिमांड। नंबर 2, एक और प्रॉब्लम, फिस्कल डेफिसिट प्रेशर्स, fiscal deficit pressures continue, fiscal deficit pressures continue, यानी हम कंटिन्यूसली डेफिसिट कर रहे हैं और खर्चा बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज स्टेगनेंट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज स्टेगनेंट। ब्रैकेट में 10 to 11%, यानी टैक्सेस में जितना गवर्नमेंट को पैसा मिलता है दैट इज अराउंड 10% ऑफ जीडीपी, और वो उसी पे स्टेगनेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर्स, नंबर 3 पे है एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर्स। भाई और क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया की इकोनॉमी में? एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? volatile oil prices, volatile oil prices, इससे बढ़ेगी इंपोर्ट बिल, बढ़ेगा ना। और क्या? जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे रशिया यूक्रेन, ईरान यूएस, ईरान इजराइल वगैरह, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स या कॉन्फ्लिक्ट्स।
उसके बाद प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड्स ग्लोबली। इन अदर वर्ड्स, कंट्रीज अब ट्रेड कम कर रही है हमारे साथ। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड्स ग्लोबली। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड्स की एग्जांपल ट्रंप टैरिफ। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम इंडिया की इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, एक बड़ा इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डिस्ट्रेस। एग्रीकल्चर एंड रूरल डिस्ट्रेस। एग्रीकल्चर एंड रूरल डिस्ट्रेस। इसमें क्या लिखेंगे आप? रेफर टू फूड इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये वही लिखना है इसमें सारा। लिखा? कितने हो गए? 4। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इसमें लिखो रीजनल गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर persist. Gaps in infrastructure persist in eastern and northeastern India. In eastern and northeastern India. उसके बाद inequality and social sector concerns. Inequality and social sector concerns. Inequality and social sector concerns. इसमें लिखो poverty has reduced. Poverty has reduced, but inequality and malnutrition have increased. But inequality and malnutrition have increased. इसी के साथ नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, despite higher employment, majority of jobs are in the unorganized sector. Majority of jobs are under unorganized sector. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको ज्यादा वेजेस मिलेंगी कम, with low wages and poor social protection. With low wages and poor social protection. न इंश्योरेंस होगा, न पेंशन, न कुछ। क्लियर हुआ? If productive youth years are lost, if productive youth years are lost, if productive youth years are lost, India risks missing its demographic dividend. India risks missing its demographic dividend. जो यूथ से फायदा मिलता कंट्री को, वो मिस हो जाएगा। लिखा? ये है सारे मामलात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। कंक्लूजन, although India has achieved steady GDP growth and controlled inflation, India has achieved steady GDP growth and controlled inflation. These aggregate numbers mask deep structural challenges. Mask deep structural challenges.
in employment, in employment quality, in employment quality, comma, fiscal sustainability, comma, financial health and social inclusion. In employment quality, fiscal sustainability, financial health and social inclusion. Therefore, the Indian economy is stable but not strong. Indian economy is stable but not strong. डैश मार के resilient, resilient है हम, resilient in the short term, resilient in the short term, but constrained by long-term structural bottlenecks. Long-term structural bottlenecks. Is it clear? Clear हुआ? This completes your topic of inflation. लिखिए क्वेश्चन नंबर 1. What are the causes of persistent high inflation? What are the causes of persistent high food inflation? What are the causes of persistent high food inflation in India? In India. Question mark. Comment on the effectiveness. Comment on the effectiveness of the monetary policy of RBI to control this type of inflation. To control this type of inflation. (150 words). Another question. Inflation is economically useful socially harmful, politically unavoidable in India today. In India today. Elucidate. 150 words. Do you agree with the view? Next question. Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left Indian economy in a good shape? Have left Indian economy in a good shape? Give reasons in support of your arguments. Give reasons in support of your arguments. ये तीनों यूपीएससी के क्वेश्चंस है, जिसमें पहला दूसरा जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, बट आई बिलीव कि जीएस में बच्चा ये कर सकता है. एक काम करेंगे आप, जैसे आप लिखते हैं ना आंसर, जैसे अभी तक आपने एक एक आंसर लिखे, आप ट्राई करना आपकी बार कि तीनों का कंटेंट है आपके पास, कुछ ऐड वैड नहीं करना, बस कंटेंट याद करना और तीनों को सीक्वेंस में एक साथ लिखना.
ठीक है ना, डोंट राइट इट वन बाय वन, पहले एक लिखोगे फिर सा दूसरा याद करोगे फिर दूसरा लिखोगे, नहीं, तीनों याद करना एक साथ, फिर तीनों सीक्वेंस में साथ में लिखना इन दियर 7 मिनट 7.5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है ना। चलिए आगे, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमारा जो टॉपिक था, पहला टॉपिक क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने टॉपिक पढ़ा नेशनल इनकम, और क्या पढ़ा, इन्फ्लेशन। क्या हुआ, तीसरा अब जो हमारा मेन टॉपिक है, अब हम डेवलपमेंट पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत बेसिक हमारा हो चुका, अब हमें डेवलपमेंट में छलांग मारनी है। डेवलपमेंट एक बार करा लूंगा मैं, इसका प्रीलिम्स का पोर्शन है पूरा, पहले प्रीलिम्स का पोर्शन देखेंगे, फिर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे जाऊंगा, जो पूरा का पूरा मेंस का पोर्शन है वो उसके बाद आएगा। तो सर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि मेंस में क्वेश्चन नहीं आया, वो भी देख लेंगे जहां जहां पर मेंस है, पर मोरलेस ये प्री का टॉपिक है। तो हम देखेंगे अब सर, पहले तो आपने देखा कि डिस्पाइट रजिस्टरिंग हाई ग्रोथ, जो आखिरी क्वेश्चन मैंने लिखा है आपको, ठीक ठाक स्टडी जीडीपी ग्रोथ इंडिया में रहा पिछले 10 साल। डिस्पाइट दैट आप कहते हैं कि इंडिया में डीप रूटेड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है। इसका यह मतलब इंडिया में ग्रोथ तो अच्छा, इंडिया इज द लार्ज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज, है ना, उनमें से सबसे तेज। डिस्पाइट दैट जब डेवलपमेंट की बात आती है, डेवलपमेंट में इंडिया 193 कंट्रीज में 130वें नंबर पे है, और ग्रोथ में इंडिया मेजर इकोनॉमीज में टॉप पर है, तेजी से जो ग्रो कर रही है, समझा। और नॉमिनल जीडीपी पे चौथे नंबर पे है, परचेजिंग पावर पैरिटी पे तीसरे नंबर पे है। तो सर ग्रोथ के हिसाब से तो तगड़े हम, लेकिन डेवलपमेंट में 130वां नंबर है, यानी देयर आर 129 कंट्रीज दैट हैव बेटर डेवलपमेंट देन इंडिया। तो इसमें क्या दिक्कत हो गया ये सर, ग्रोथ डेवलपमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्लियर कट सजेशन है कि डेवलपमेंट नहीं दे रही है कि नहीं। तो इंडिया की ग्रोथ तो है पर डेवलपमेंट नहीं है। अब ये क्या सिस्टम है, डेवलपमेंट फिर है क्या सर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या, पहले तो आप ग्रोथ समझिए और उसके बाद हम डेवलपमेंट पे जाएंगे। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, लिखिए टॉपिक, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, 2-3 पॉइंट्स दिखाऊंगा इसी में। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। नाउ सी, कंट्री ग्रो कब करती है? व्हेन डू वी से दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग? जब जीडीपी बढ़ता है, जब जीडीपी बढ़ता है। और जीडीपी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेंट फॉर इकोनॉमिक मोटिव, जिनका एक पैसा कमाने का मोटिव होता है। उन गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो रहा है, देन दैट इज व्हाट वी कॉल ग्रोथ। सो अगर आपका जीडीपी विच इज द प्रोडक्शन इन द कंट्री वाज 100 एंड नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 110, तो हम उसको कहते हैं 10% का ग्रोथ हुआ। तो क्या आप इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में, डिजिटल टर्म्स में, या फिर इन डिजिट्स में, एग्जैक्टली नंबर्स में आप इसको निकाल पाते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है? यस। तो ग्रोथ को क्वांटिफाई किया जा सकता है, ग्रोथ को क्वांटिफाई किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं दैट ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्वांटिफाई हो सकता है, एग्जैक्टली नंबर्स में बताया जा सकता है कंट्री कितना ग्रो कर रही है। आपने लिखा 7%, 7.5%, whatever, समझ आया? But what is development? Sir, development cannot be quantified because ये quantitative concept ही नहीं है. It is a qualitative concept. It is a qualitative concept. It is a qualitative concept. जैसे I can say कि सर पिछले साल I earned around 1 crore और इस साल I am planning on earning 1.5 crore, तो मेरा 50% का ग्रोथ हुआ है एक साल में। बट सर विद अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। मैं नहीं कह सकता लेट्स से अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट लाइक ब्यूटी, है ना, मैं नहीं कह सकता माई मदर इज 75.9% ब्यूटिफुल, कह सकते हैं आप?
नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज ब्यूटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, इसको आप नंबर नहीं दे सकते। हालांकि आज तो हर एक को नंबर मिलता है ना, लेकिन है तो ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज व्हाट माइट बी ब्यूटीफुल फॉर यू माइट नॉट बी ब्यूटीफुल फॉर मी। तो ये तो है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर वगैरह, वो जो भी है, और ये सच भी है ना। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ वन स्टैंडर्ड ब्यूटी का क्या कह सकते हैं पैरामीटर्स, और ये ब्यूटीफुल है ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ब्यूटी आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जब इंसान को आप पहले आपको लगने लगता है कि भाई बंदा ठीक, जैसे वो आमतौर पर लड़कियों के साथ क्या होता है, द मोमेंट दे सी देयर अरेंज मैरिज में, दे सी देयर हस्बैंड्स, पहली बार जब देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता हो, पर देयर लाइक कि फादर ने कहा करना है तो करना है, एंड देन दे डू इट। माँ बाप का एहतराम है तो कर लेते शादी, बट देन दे फिगर आउट कि भाई ये अंदर से बंदा कैसा है, एंड देन दे स्टार्ट लविंग दैट पर्सन। तो उसमें फिर ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो कोई इसका फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है कि आपको ब्यूटीफुल कौन लगता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ लव कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, है ना। इट इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ये। लाइक हम जनरली कहते हैं, अगर आप किसी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट को पूछोगे व्हाट इज लव, तो दे वुड टेल यू दैट इट इज समथिंग दैट हैज अ सोशल फंक्शन। इससे रेयरिंग होता है, बच्चे पैदा होते हैं, और ये हमारी स्पीशियल एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी फुल ऑन अगर हमें स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, एग्जिस्ट करना है, उसमें लव का जो बॉन्डिंग है जरूरी होना चाहिए। बट देन यू आस्क देम क्वेश्चन कि इफ यू लव समवन हु हैज ऑलरेडी डाइड, सो वी लव द प्रॉफिट एंड ही वाज प्रेजेंट 1400 years बैक, वेयर इज द सोशल फंक्शन इन दैट? उसमें कौन सा आपका बच्चे पैदा हो रहे हैं और कौन सा आपका स्पीशियल एग्जिस्टेंस है एंड ऑल? यू लव द पीपल हु हैव डाइड। सो वहां पर ये आर्ग्यूमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो प्यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको ऊपर वाले ने रखा है एक थोड़ा सा हमारे दिल में, हल्का सा उसमें एक भनक दी है उसने कि भाई ये फीलिंग क्या है, जस्ट रिमेंबर इट। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितना भी प्लेजर वाली फीलिंग्स है, जिसमें प्यार है या जो भी है, प्लेजर वाली जितनी फीलिंग्स है, हमें दुनिया में बिल्कुल तिनका मिला है उसका, जिसमें प्यार भी एक फीलिंग है। जैसे जब कल को आप शादी करेंगे, अब बच्चा पैदा होगा, तो देयर इज समथिंग इनसाइड यू जो अभी जाहिर नहीं हुआ। ऐसे लड़कियों में जो माँ है वो भी जाहिर नहीं हुई, बिकॉज अभी आप माँ नहीं बने। लड़कों में द फादरली फीलिंग, वो आप लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट्स अ फादरली फीलिंग, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना। और बच्चा जब पहला हुआ 1 2 3 4 महीने 5 महीने तक मुझे समझ ही नहीं आया, बट ठीक है भाई एक और ऐड हो गया। मगर 5 महीने के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर दैट गाय, और इस लेवल का फीलिंग कि भाई जो मुझे पता भी नहीं था मेरे दिल में है। और जनरली होते ना कि लड़के तो डेड ही होते हैं, उनको तो फील कुछ नहीं होता जनरली, लेकिन जब मैं उसको अब देखता हूं तो मुझे ऐसे अंदर से ठक 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 होता है। तो वो चीज मर गया था अंदर, मतलब वो होता नहीं है जनरली, लेकिन जब आप वो देखते हैं तो एक अलग ही चीज दिल में से जाहिर हो जाती है। तो देन यू स्टार्ट केयरिंग फॉर दैट पर्सन एंड ऑल। आपको पता होता है कि ये कमबख्त कुछ ये नहीं करेगा, भाग जाएगा, ये ना जब कोई और दिखेगी इसको तो भाग जाएगा उसके पीछे। आपको पता होती है ये बात। जैसे आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ कपल ऑफ डेज बैक, तो उसने मुझे बोला तुम्हें कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे अब डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि भाई ये मैं टूट ना जाऊं। इतना अब हो जाता है, ये खुद ही हो जाता है, और पता नहीं इसके पीछे कोई ऐसा चीज़ नहीं, कोई एक्ट नहीं है। जैसे मैं घर जाता हूँ, वो सुनता है हॉर्न, जब वो सुनता है वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, और वो खिड़की से ऐसे ऐसे करता है, हालांकि वो चलता नहीं हो। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, मैं एक बार घर गया तो वो बेड पे था, वो खेल रहा था, उसके सामने कुछ टॉयज थे, वो खेल रहा था। अब मैं यहाँ से अंदर आया तो मैं उसको देख रहा था, लगभग 2-3 मिनट हुआ मैं देख रहा हूँ, मगर उसको पता नहीं है वो खेल रहा था। उसे खेलते खेलते ऐसे देखा, फिर वापस देखा, फिर कर रहा ऐसे तो वो मेरी तरफ देखा, और वो जो आपकी तरफ देखता है फिर आपकी तरफ भागता है, वो अलग ही फीलिंग है भाई, वो कोई मैच नहीं कर सकता वो फीलिंग। और वो होती है कुछ, मुझे पता है ये 1-2 साल की है, उसके बाद ये इसको दफा निकालना है, यहाँ से निकल जाओ, है ना। तो बहरहाल ये चीज़ है, ये अंदर होती है, और ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल है ये। मतलब जैसे हम कहते हैं दैट द वर्ल्ड इज 4 dimensional, है ना, एंड इसके ऊपर भी हायर डिमेंशंस है। सो स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट दैट देयर माइट बी 11 dimensions इन द यूनिवर्स। हमें लेकिन 4 dimensions के बारे में पता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड टाइम, बट देयर इज समथिंग दैट ट्रैवर्सेस दीज dimensions. It comes from God to your heart and from your heart to God. तो it is traversing all dimensions. और ये एक चीज है जो परमिएट करती है सारे dimensions, and that is love.
इट परमिएट्स ऑल डिमेंशंस. मतलब प्रॉफिट इज नोवेयर राइट नाउ. मतलब he might be somewhere obviously, but he's not nowhere in the current world. But he is somewhere, and the love for profit permeates all dimensions, and वो जहां पर भी है वो अपनी जगह निकाल लेता है वहां तक. तो ये कुछ अलग चीज है, ये भी समझ ही नहीं है. लोग biologists are like crazy about thinking, they get crazy about thinking about love when they have to explain this, तो they cannot explain this. ये बहुत ही next level चीज है ये, और ऊपर पता चलेगा कि क्या था. बहरहाल ये चीजें क्वांटिटेटिव नहीं है, दे आर क्वालिटेटिव. लाइकवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट? इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, प्रोग्रेस, वेल बीइंग, अच्छा रहना सहना. अब वो होता क्या है सर? देयर इज नो कंसेंसस अमंग इकोनॉमिस्ट की वेल बीइंग क्या है, उस पर कोई कंसेंसस नहीं है. यूनाइटेड नेशन ने कुछ दिया, दैट डज नॉट मीन कि इकोनॉमिस्ट सब लोग उस पर राजी है. तो अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, जिसको कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं. वो कहता है डेवलपमेंट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आपकी हेल्थ अच्छी है, दैट इज डेवलपमेंट. आपका एजुकेशन अच्छा है, दैट इज डेवलपमेंट. आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, इन अदर वर्ड्स आपको पैसा अच्छा मिलता है, दैट इज डेवलपमेंट. माइट बी डेवलपमेंट फॉर यूएनडीपी एंड अमर्त्य सेन, इज नॉट डेवलपमेंट फॉर समवन एल्स. तो डेवलपमेंट भी एक कंपैरेटिव सिस्टम है. आप एग्जैक्टली इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है, समझा. बट United Nation Development Program UNDP has come up with a measurement of development somehow, और वो एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं कि भाई कौन सी कंट्री कितना डेवलप्ड है. पर उसके लिए उन्होंने डेवलपमेंट का जो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसको बहुत नैरो किया है. दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ यूएनडीपी, दैट जो डेवलपमेंट इतना ओवर आर्किंग था, ब्रॉड था, वेलबींग का कॉन्सेप्ट इज टू ब्रॉड. आपने उसको बड़ा नैरो किया और आपने कहा सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही डेवलपमेंट है. उसमें भी आपने उसको डिस्क्रीट वैल्यूज दिए, और हम कहते हैं इसने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को ही वायलेट कर दिया है. पर नीडलेस टू से कि इट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय यूएनडीपी कि चलो यार थोड़ा तो अंदाजा मिले कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, समझा. हालांकि यूएनडीपी का जो एचडीआई आपने सुना होगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इसके अगेंस्ट. मैं बताऊंगा कि लंदन स्कूल ने इसके खिलाफ क्या एक इकोनॉमिक सटायर निकाला है. तो बहरहाल इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. एक लाइन लिखेंगे, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट. Development is qualitative improvement in living standards, capabilities and well-being. यहां से लिखना ग्रोथ में नैरो कॉन्सेप्ट, इसको लिखना ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ग्रोथ में लिखना कवर्स इकोनॉमिक आस्पेक्ट ओनली. और डेवलपमेंट में कवर्स इकोनॉमिक कवर करेगा, प्लस सोशल, प्लस पॉलिटिकल, प्लस environmental aspects. जब आप जीडीपी और ग्रोथ की बात करते हैं, डू यू टॉक अबाउट इनइक्वालिटी कि भाई जीडीपी में इनइक्वालिटी कितना है? बोलते हैं हम, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स कि जीडीपी इनइक्वालिटी नहीं दिखाता है ना. आपने बोला इंडिया इज ग्रोइंग बाय 7%, बट यू आर नॉट टेलिंग अस कि इनइक्वालिटी कितना है, समझा. पर डेवलपमेंट काउंट्स फॉर इनइक्वालिटी. वो कहता है नहीं, इनइक्वालिटी देखना पड़ेगा. तो बेसिकली सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट. राइट डाउन. ग्रोथ में मे लीड टू इनइक्वालिटी. डेवलपमेंट में लिखो emphasizes equitable distribution. Emphasizes equitable distribution. Emphasizes equitable distribution and social justice. And social justice. लिखा
अब आप सब हेडिंग में लिखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट। चलो ब्रेक ले लो, इसके बाद शुरू करेंगे। इसको पॉज आएगा करना आपको बेटा, पॉज करना, बंद नहीं करना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। चलिए सर, आगे आगे आगे, बस। ओ पेट दर्द है, क्या बात है, बातें कर रहे हो। चलो बातें नहीं, बात क्या क्या बात। एक सेकंड यहां से देखता हूं, पीछे से फिर से शुरू। सुना तो क्या कह रही हो खांद्रपत। प्रॉफिट सेड दैट अगर आपके मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलती देन शट योर माउथ। ही सेड दैट, या तो अच्छी बात करो या तो बकवास बंद करो, मुंह बंद रखो, सिंपल सी बात। और मैं आपको कह सकता हूं कि एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे मेरे उस्ताद ने जो सबसे बेहतरीन एडवाइस दी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट मिला स्पिरिचुअली, दैट वाज कि मुंह अपना बंद रखो। मैं आपको कह सकता हूं अगर मुंह आपने बंद रख लिया, आपके ऑलमोस्ट 90% रिश्ते ठीक हो जाएंगे, सिर्फ मुंह बंद रखने से। 90% दोस्तियां ठीक हो जाएंगी, सारा मामला इसी जबान का है। और ऊपर वाला साथ में ये भी है हदीस में, आई डोंट नो कि इसके पीछे का कुछ तो होगा, कि सबसे ज्यादा रीजन जो औरतों के जहन्नम में जाने का है, दैट वुड बी देयर टंग, की जबान। ठीक है, वाई, पर यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो देखो औरतें कितनी साइलेंट है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि आगे बैठोगे तो मेरा दबदबा रहेगा, पीछे रहोगे दबदबा नहीं रहेगा। चलो, मैं तो देखता भी नहीं इनकी तरफ, मैं तो आप ही की तरफ देखता हूं, तो शर्म नहीं आती है तुम्हें फिर। चलो फिर आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या बात है तुम्हें, हैं हैं, क्या बोल रहा था, इससे क्या बोला अभी। हाँ, कुछ तो बोला, क्या बोला तुमने। हाँ तुम्हारे मामू को बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारे डायलॉग। मैंने एक बार क्लास में बोला था कि मैं तुम लोगों को इतना बिठाऊंगा कि पाइल्स भी हो जाएगा तब भी चलाऊंगा ऐसी। तो एक इनके मामू साहब आए मिलने, उसने बोला कि मैंने सुना है कि आपने क्लास में ऐसा बोला है। मैंने कहा जी बोला है। बोला अच्छा बोला है। बोला मैं भी यही करता हूँ। तो इज अ कैरेक्टर जिसको आपको मिलना चाहिए कभी। नाउ सी, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसमें एक लाइन में हम इसको सम अप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं पहले आप ये लाइन लिखे, ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्स द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, measures the richness of human life rather than the richness of the economy, rather than the richness of the economy, rather than richness of the economy. Now see,
What do you mean by richness of human life rather than richness of economy? Richness of economy means कि economy grow हो रही है, that is the concept of growth. Richness of human life is what we call human development, इंसान की development. अब when you talk about richness of human life और human development, इसमें क्या आता है? सर अगर आप एनसीईआरटी को पूछे, एनसीईआरटी कहती है कि डेवलपमेंट इंसान की 4 चीजें हैं. सबसे पहले लिखना बंद. सबसे पहले सोसाइटी वो डेवलप्ड है जिसमें इक्विटी है. जिसमें क्या है? इक्विटी. इक्वालिटी नहीं चाहिए हमें, बिकॉज एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल. हमें क्या चाहिए? इक्विटी, यानी इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स. तो सर हमें ऐसा कोई सिस्टम ना हो जहां पर इस इक्विटी में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, रिच और पोर का बीच का डिवाइड बढ़ रहा है, व्हाटएवर, या मेल और फीमेल का बीच का डिवाइड बढ़ रहा है, कास्ट बेस्ड डिविजन्स है. तो ऐसा कोई सिस्टम ना हो. ह्यूमन डेवलपमेंट वहां होगी जहां पर इक्विटी है. सेकेंडली एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी बिकॉज इक्विटी टेक्स इनटू क्लास इंटर इनकम क्लासेस. यानी इसमें कौन कौन से क्लासेस की बात होती है? जैसे इनकम के क्लास की, रिच और पोर की, जैसे जेंडर क्लासेस की, है ना, मेल और फीमेल की, जैसे आप यहां पर बात कर सकते हैं रिच पोर की या कास्ट डिविजन्स की. ये सब इक्विटी में आएगा. पर इक्विटी विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटी, यानी आज की जनरेशन कंपेयर्ड विद आने वाली जनरेशन. तो अगर आपको आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन में भी इक्विटी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी. वो आज की जनरेशन को भी ग्रो कराएगा और आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ेगा. समझा? इसमें हम क्लाइमेट चेंज व्हाटएवर जो सारी चीजें हैं वो भी एडजस्ट करनी है. तो आज आपने इसीलिए लिखा कि आपके डेवलपमेंट में इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी देखा जाता है. व्हाई? बिकॉज इसमें सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. उसके बाद मेन पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्टिविटी. इट इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इज अनदर पिलर. अब इंसान की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो, उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट अच्छा है. तो प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर हो सकती है एक इंसान की कंपेयर टू अनदर इंडिविजुअल? एक इंसान की प्रोडक्टिविटी ऐसे बेहतर होगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव तब होगा जब उसके पास एजुकेशन होगी, जब उसके पास स्किल्स होंगे, जब उसके पास नॉलेज होगी, जब उसके पास न्यूट्रिशन होगा, खाना होगा, अच्छा घर होगा रहने के लिए, ये अच्छा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके पास, कम्युनिकेशन का मोड होगा, कुछ डिजिटली इंक्लूड हो गया होगा, फाइनेंशियली बैंक्स के साथ कनेक्टेड होगा. ये सारी चीजें एक इंसान की प्रोडक्टिविटी में इजाफा करते हैं. समझा? तो प्रोडक्टिविटी इज अनदर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. उसके बाद हम तब बोलेंगे कि इंसान डेवलप हो गया है जब वो एम्पावर्ड होगा. क्या होगा? एम्पावर्ड. पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा, सोशली एम्पावर्ड होगा, है ना. जो आपके पीछे रह गए हैं कास्ट्स, उनको एम्पावर करना, फीमेल्स पीछे रह गई, उनको एम्पावर करना. ठीक है? तो वट एवर द सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन जो अभी एम्पावर्ड नहीं है, उसकी एम्पावरमेंट ही ह्यूमन डेवलपमेंट है. ये 4 पिलर्स कनेक्ट करके एनसीईआरटी इन्हीं को डेवलपमेंट मानती है. समझा? ह्यूमन डेवलपमेंट. राइट डाउन द 4 pillars of human development. The 4 pillars of human development are number 1, equity. Number 2, sustainability. Number 3, productivity. Number 4, empowerment. क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें अब एक और लेयर हम ऐड करेंगे कि सर इफ यू वांट टू हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंट्री, तो आपके पास क्या अप्रोच होना चाहिए, किस अप्रोच को फॉलो करके ह्यूमन डेवलपमेंट मिलेगा आपको. सो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी कहती है 4 अप्रोचेस फॉलो करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे पहुंचेंगे. पहला जो अप्रोच है वो सबसे पुराना अप्रोच है, और आखिरी जो चौथा अप्रोच है वो सबसे लेटेस्ट अप्रोच है. समझा? और वही वो अप्रोच है जो इंडिया फॉलो कर रहा है. तो हम देखेंगे 4 अप्रोचेस. राइट डाउन 4
approaches, 4 approaches to human development. ये सब एनसीईआरटी का कंटेंट है जो लिखा रहा हूं मैं. 4 approaches to development. अब क्या क्या अप्रोच है सर? पे अटेंशन. पहले देखेंगे, उसके बाद मैं सब लिखाऊंगा. आराम से देखिए क्या क्या अप्रोच है सर. पहले कहा जाता था कि व्हाट वी हैव टू फॉलो इज एन इनकम अप्रोच, इज एन इनकम अप्रोच. उसके बाद एक और अप्रोच आया डेवलपमेंट का, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर अप्रोच. क्या कहते हैं? वेलफेयर अप्रोच. उसके बाद आईएलओ ने एक और अप्रोच दिया, दैट इज बेसिक नीड्स अप्रोच. बेसिक नीड्स अप्रोच. और अमर्त्य सेन ने एक अप्रोच दिया जिस पर नोबेल मिला उनको, दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच. कैपेबिलिटी अप्रोच. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इनकम अप्रोच. लिखिए पहला इनकम अप्रोच. नाउ सी, ये एक आम सी सिचुएशन है. जब आप डेवलपमेंट की अब आप बात करें तो आम सेंस में बताइए सर डेवलपमेंट अब क्या है, शॉर्ट में बताओ. ये रिचनेस ऑफ लाइफ, ये पूरा कुछ वेग कॉन्सेप्ट्स है, वो क्या होता है रिचनेस ऑफ लाइफ और वेलबींग. आप मुझे बस ऐसी सिस्टम्स बताइए जिसको मैं देखकर समझ सकूं कि डेवलपमेंट है नहीं है. तो मैं कह सकता हूं यार एक तरीका है देखने का कि कंट्री में हेल्थ कैसा, कंट्री में एजुकेशन कैसी, और आपका लेट्स सपोज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा, आपके पास क्या कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, आपके पास घर पक्का घर है या कच्चा हाउस है, व्हाटएवर. तो दीज आर सम ऑफ दी. अच्छा, ये सारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ही आता है, तो इसको मैं उसके अंदर ही लिख रहा हूं. तो मोरलेस अगर आप 2-3 चीजें देख लोगे हो सकता है आपको अंदाजा मिल जाए डेवलपमेंट का. अब सवाल यह है सर, इनकम अप्रोच ये कहता है कि जब तक आप हायर इनकम नहीं दोगे किसी इंडिविजुअल को, तब तक उसको हायर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा. तो अगर आपको डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए तो उनको इनकम ज्यादा दो. बट नेचुरली इसका मतलब यह है कि जब इनकम ज्यादा होगा देन पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. जब इनकम ज्यादा होगा पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन देयर हेल्थ. हेल्थ का ख्याल रखेंगे एंड देन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो जाएगा. घर बेहतर हो जाएगा, गाड़ी बेहतर हो जाएगी, है ना, बच्चे का स्कूल बेहतर हो जाएगा. ये सारी चीजें किसके साथ कनेक्टेड है? इनकम के साथ. इस लॉजिक में कोई गलती नहीं है. जगदीश भगवती भी कहते हैं कि भाई अमर्त्य सेन क्या बोलता रहता है ये डेवलपमेंट. भाई जब तक इनकम नहीं है तब तक डेवलपमेंट कैसे आएगा? आपको पैसा, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए डेवलपमेंट पे. गवर्नमेंट खर्चा कैसे करेगी डेवलपमेंट पे? जब तक कि पैसा ना कमाए. तो पैसा कमाने के लिए ग्रोथ जरूरी है, फिर डेवलपमेंट आएगा. समझा? ये जगदीश भगवती तो यही कहते हैं कि ग्रोथ पे फोकस करिए आप, ग्रोथ विल गिव अस डेवलपमेंट, फिर ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होंगी. समझा? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर. प्रॉब्लम क्या? वही जो मैंने आपको एक एग्जांपल में पिछली बार दिखाया था. हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं जिन दोनों को हमने हायर इनकम्स दिए. इसको हमने 2 लाख रुपए पर मंथ का इनकम दिया, इसको भी 2 लाख रुपए पर मंथ का इनकम दिया. दोनों के पास हायर इनकम है. तो आपका लॉजिक क्या कहता है? हायर इनकम शुड गिव यू हायर डेवलपमेंट. पर दिक्कत यह हुआ कि पहले बंदे को जब 2 लाख रुपए मिला तो उसने 2 लाख रुपए जुए में उड़ा दिया, स्मगलिंग में, या उसने ये गैम्बलिंग वैम्बलिंग में खत्म कर दिया. ड्रीम 11 में उसका ड्रीम ही खत्म हो गया. उसके बाद जो दूसरा था आपका 2 लाख रुपए, उसने ये पैसा उठाया, उसने अच्छे खाने पे पैसा लगाया, माँ बाप का अच्छा घर बनाया, व्हाटएवर, जो एजुकेशन पे पैसा लगाया, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला. तो डेवलपमेंट ज्यादा किसका? इस बंदे का. तो हायर इनकम तो था, डिस्पाइट दैट इस बंदे को डेवलपमेंट नहीं मिली. तो आपको हायर इनकम से नेसेसरली डेवलपमेंट मिलेगी ऐसा कोई जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन. हायर इनकम होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मगर ये सफिशिएंट नहीं है. हायर इनकम के साथ साथ आपका प्रोग्रेसिव अप्रोच भी होना चाहिए. समझा? आपका अप्रोच भी होना चाहिए इस तरीके का कि हमें इन चीजों पे लगाना है पैसा, उस दूसरे पे नहीं लगाना, इस पे लगाना है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट आएगी. तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली हायर इनकम, डेवलपमेंट इज हायर इनकम प्लस एन अप्रोच टू डेवलपमेंट. अपने आप में बदलाव करना, एजुकेशन पे फोकस करना, फोकस चेंज करना. तो सर ये हायर इनकम और फोकस चेंज होना ही डेवलपमेंट देती है. समझा? तो ये पहला अप्रोच है. लिखिए द ओल्डेस्ट अप्रोच. द ओल्डेस्ट अप्रोच.
इसमें लिखिए हायर इनकम इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट, हायर इनकम इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू हायर डेवलपमेंट, is considered equivalent to higher development. लिखा। दूसरा लिखिए वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच। नहीं, यस, इसीलिए कह रहा हूं इस पे कोई कंसेंसस नहीं है, तो ये आर्ग्यूएबल है। आप आर्ग्यू तो कर सकते हो, ऑफ कोर्स आर्ग्यू कर सकते हो कि दिस इज नॉट डेवलपमेंट इन प्योर सेंस बिकॉज वेलबींग में इजाफा नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही है ना, पर वो एग्जैक्टली प्रोग्रेस है क्या वो नहीं बता सकते। तो आपको कुछ तो कोट करना पड़ेगा, तो हम यूएन को कोट करते हैं या कोई नोबेल लॉरेट है उसको कोट करते हैं। वेलफेयर अप्रोच, नाउ सी वेलफेयर अप्रोच क्या कहता है। वो कहता है देखो यार डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का तरीका क्या है। एक अप्रोच है कि इनकम दे दो डेवलपमेंट आएगा, है ना। फिर मैंने अभी कहा कि इनकम अगर बराबर भी देंगे दो लोगों को, उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों को बराबर डेवलपमेंट मिलेगी। दिया ना अभी एग्जाम्पल। इसीलिए हमने शिफ्ट किया किस पे, वेलफेयर अप्रोच पे, कि एक काम करते हैं डेवलपमेंट हम गवर्नमेंट से करवाएंगे। कैसे, गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आएगी, है ना। तो गवर्नमेंट विल स्पेंड ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट्स विल स्पेंड ऑन हेल्थ, गवर्नमेंट विल डू दिस, गवर्नमेंट विल डू दैट, समझा। तो गवर्नमेंट हमें ये सारी सर्विसेज मिलेंगी, इससे देगी, तो ताकि एजुकेशन हेल्थ वगैरह हमारा सब फ्री हो जाए या एक्सेसिबल हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए। इसकी वजह से सारे लोगों को एक समान डेवलपमेंट मिलेगा अगर आप एजुकेशन और हेल्थ की पर्सपेक्टिव से देखोगे, क्योंकि गवर्नमेंट देना शुरू करेगी। इस केस में गवर्नमेंट तब ये सारी चीजें आपको दे सकती है जब गवर्नमेंट फिस्कली साउंड होगी, है ना, जब उसके पास पैसा होगा, तब जाके ये सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। क्या इंडिया में हेल्थ मुफ्त है, फ्री है? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन फ्री है? नहीं। एजुकेशन फ्री है? नहीं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, सारा फ्री है। इंडिया में बच्चा पैदा करते हैं हम तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम दो हमारे दो, ज्यादा पैदा नहीं करना है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप बच्चा पैदा करिए, गवर्नमेंट आपको एडेड इंसेंटिव देती है बच्चा पैदा कराने के लिए, ठीक है ना, उसका सारा खर्चा भी गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये सारा दिक्कत है सर। वेलफेयर अप्रोच में गवर्नमेंट वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बट उसके लिए गवर्नमेंट हैज टू बी फिस्कली साउंड, गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा होना चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें लोग क्या है, दे आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बट दे आर पैसिव रेसिपिएंट्स, दे आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ डेवलपमेंट। वो रिसीव करते हैं कुछ चीजें, खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है उसमें, सो डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, राइट ऑन। पीपल आर सीन एज पैसिव रेसिपिएंट्स, people are seen as passive recipients of development, passive recipients of development. Full stop. Higher government expenditure on education, health and social services is required to support them, लिखा। एक और है बेसिक नीड्स अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच। proposed by ILO, International Labour Organization, proposed by ILO, International Labour Organization। ये क्या कहता है सर
बेसिक नीड्स पे फोकस करना चाहिए हमें, इससे डेवलपमेंट आएगा। फोकसेस ऑन 6 बेसिक नीड्स, फोकसेस ऑन 6 बेसिक नीड्स। तो ये 6 चीजों को डेवलपमेंट का इंडिकेटर मानता है। तो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, मिलकर इन 6 चीजों को इंश्योर कराएंगी सारी पॉपुलेशन के लिए। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 फूड, नंबर 4 वाटर सप्लाई, नंबर 5 सैनिटेशन, नंबर 6 हाउसिंग। ये सारी चीजें बेसिक नीड्स है। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी इनमें से कुछ, कुछ पे सब्सिडी मिलेगी, कुछ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट से अचीव किया जाएगा। बहरहाल ये सारी चीजें हमें डेवलपमेंट देगी, ये 6 चीजें याद है। आगे बढ़ते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच। ये कॉन्सेप्ट अमर्त्य सेन का है, प्रपोज्ड बाय अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। नाउ सी, यहां पर सर what is being told is that government should focus on developing human capabilities। क्या बनाना है सर? ह्यूमन कैपेबिलिटीज। आप मुझे केपेबल बनाओ आप, बाकी मैं सब खुद कर लूंगा, ठीक है ना। मुझे आपका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे आपका फ्रीबी नहीं चाहिए, मुझे आपके मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, मुझे आप काबिल बनाओ, केपेबल बनाओ, मैं बाकी खुद से कर लूंगा। सो ये असल में महबूबुल हक का कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के, जिनने कहा था ह्यूमंस आर द एक्चुअल वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक्चुअल वेल्थ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, एक्चुअल वेल्थ क्या है? इंसान। इंसान पे आप पैसा लगाइए, इंसान की कैपेबिलिटीज बढ़ाइए, वो आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी देगा और वो आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देगा, ठीक है ना। बस कैपेबिलिटी बढ़ानी है हमारी। कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाए? स्किल देंगे उनको, है ना, ताकि वो अपने आप को जॉब के लिए तैयार कर सके। तो उसका स्किल मिलेगा तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा पैसा मिलेगा।